Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes Period College Miyawali. Today we are going to start lecture number 8 of chapter 5, that is classification of viruses. बेटा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वैरायटी ऑफ लाइफ. वैरायटी ऑफ लाइफ में हमने 5 किंगडम्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जितनी भी तरह की हमारे पास लाइफ है, उसको हम 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर या टेक्सास के अंदर जो है वो शामिल करते हैं. ठीक है. और 5 किंगडम सिस्टम जो है हमने उसमें टेक्सोनमी के हवाले से उसको देखा था. उसके बाद बेटा हमने बात की थी वायरसेस की, कि वायरसेस जो हैं इनको हम किसी भी किंगडम के अंदर इंक्लूड नहीं करते. तो बेसिकली हम इनको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ए सेलुलर लाइफ होती है. दीज आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. उसमें हमने वायरसेस के जनरल स्ट्रक्चर को देखा था. ठीक है. अब बेटा जनरल स्ट्रक्चर जब मैं आपसे डिस्कस कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि वायरसेस जो हैं इनकी ग्रुपिंग होती है, इनको क्लासिफाई किया जाता है. अब बेटा टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस. अब जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग. ठीक है. किसी भी चीज़ के ग्रुप बना देना. तो क्या मतलब, वायरसेस के ग्रुप बना देना. अब बेटा वायरसेस जो हैं हमने तो इनको कहा है कि ए सेलुलर हैं सारे. ठीक है. तो इनकी फिर क्या क्लासिफिकेशन है, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस आर देयर, जिसकी बेस पे हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे. देखिए बेटा एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग किसी भी जगह पे हम कर रहे होते हैं, लिविंग थिंग्स के हवाले से बात हो रही होती है. जनरली किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं हम तो उसके लिए कोई ना कोई बेस बनाई जाती है. ठीक है. सो बेटा क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग ऑफ वायरसेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को बेस बनाना है. ठीक है. बहुत सारी चीज़ों को हम बेस बनाते हैं. कौन कौन सी. अब बेटा इसका मतलब है कि वायरसेस की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं. ठीक है. अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं. आपसे मैंने डिस्कस किया था कि टेडपोल शेप वायरसेस होते हैं, कॉमा शेप वायरसेस हैं, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप वायरसेस. ठीक है. इसके साथ साथ फिर मैंने आपको कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीनोम हम क्या करते हैं, वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं. ठीक है. कि ये डीएनए वायरसेस होंगे या फिर ये आरएनए वायरसेस होंगे. सेम इसी तरह से एक थर्ड क्लासिफिकेशन का जिक्र किया था आपसे मैंने कि वायरसेस जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनवेलप हम इनको क्लासिफाई करते हैं. ठीक है. अब बेटा यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन गिवन है ये ओवरऑल हम इनकी मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रेजेंस ऑफ एनवेलप, ठीक है, उनकी बेसिस पे जो है हम इसके अंदर क्लासिफिकेशन देखेंगे. मतलब ये ओवरऑल है तो ये अलग से नहीं होगी. ठीक है. लेकिन अलग अलग बेसिस भी हम इसके लिए बना सकते हैं जो कि 3 से 4 तरह की बेसिस होती हैं. सो बेटा टॉपिक हम अपना स्टार्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के ऊपर. वायरसेस की मॉर्फोलॉजी. ठीक है. जैसे मैंने आपको कहा था कि इनकी शेप, वायरसेस का साइज़. ठीक है. तो ये कलेक्टिवली दोनों चीज़ें जो है इसकी मॉर्फोलॉजी में आएंगी. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रॉपर्टीज़ यानी कि डीएनए वायरसेस हैं या फिर इधर और ये आरएनए वायरसेस हैं. उसके बाद बेटा ये पैरासाइट होते हैं, होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं. तो होस्ट इनके कौन कौन हो सकते हैं उसकी बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं कि ये प्लांट वायरसेस हैं, एनिमल वायरसेस हैं या बैक्टीरियल वायरसेस हैं. ठीक है. सेम इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनवेलप जो है हम क्लासीफाई करते हैं एनवेलप्ड वायरसेस और नॉन एनवेलप्ड वायरसेस को. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन जब भी करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, उसके लिए कोई ना कोई बेसिस बनाई जाती हैं. सो दीज आर द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस. ठीक है. कौन कौन सी, मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज़, एनवेलप की प्रेजेंस और एब्सेंस, और बेटा होस्ट की बेस पे. ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू, जैसे मैंने आपसे कहा था, रॉड शेप वायरसेस. ठीक है. टीएमवी उसकी एग्जांपल है हमारे पास. स्फेरिकल में पोलियो वायरस है. टेडपोल शेप वायरसेस जो हमारे पास ये बैक्टीरियोफेजेस हैं जिनके स्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो है वो हम देख चुके हैं कि हेड और टेल रीजन पे कंसिस्ट कर रहे थे वो वायरसेस. ठीक है. अब बेटा यहाँ पे वो कहता है कि हम डिजीज़ के रेफरेंस से आपको बताने लगे हैं. ठीक है. कि मुख्तलिफ हमारे पास वायरल डिजीज़ होती हैं जो कि मोस्टली कॉमन होती हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर. अब बेटा हम अपनी यहाँ पर बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान के अंदर जो डिजीज़ कॉमन है उसका जिक्र करेंगे जो कि हमारे पास वायरल डिजीज़ होती हैं. या यूजुअली उनको मिसकंसेप्शन होती है हमारी कि शायद वो बैक्टीरिया उसका कॉज हो सकता है या यूजुअली जर्म्स कंसिडर कर रहे होते हैं हम. ठीक है. सो वो कहता है कि इन्फेक्शन की बेस पे, यानी वो किस ऑर्गेनिज्म को और उनका क्या किस तरह का स्ट्रक्चर है उसकी बेस पे हम वायरसेस को क्लासीफाई करेंगे. ठीक है. देयर आर मैनी डिजीज़ेस विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस. ठीक है. तो इसमें कुछ जो हैं हम यहाँ पे मेंशन करने लगे हैं. अब सबसे पहली जो आपके पास है दैट इज़ स्मॉल पॉक्स. अब बेटा टॉपिक जो है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. अगर मैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ठीक है, या फिर मैं एमडी कैट के हवाले से बात करूँ,
दोनों के लिहाज से, MCQs और जो हमारे पास थेरी की अगर हम बात करें, जनरल जो आपका एग्जामिनेशन होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके हवाले से लॉन्ग और शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन है इसके ऊपर एक्सट्रीम फोकस रखा जाता है MD-CAT में कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो आपके पास डिफरेंसेस हैं वायरसेस की, वो किस तरह से आप उनको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डिज़ीज़ है बेटा स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अब पॉक्स जो है बेसिकली वर्ड होता है, इसको हम इन अ सेंस लेते हैं कि जिस तरह स्किन के ऊपर लेजन्स, ठीक है, छाले बन जाना, उसके बाद जब वो ख़त्म होते हैं तो गढ़े से बन जाते हैं, स्कार्स बन जाते हैं। ठीक है, छाले होते हैं जब स्किन के ऊपर, या लेजन्स होते हैं, पॉक्स जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर आपको पता है कि फ्लूइड मौजूद होता है, तो इनको हम फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स भी कहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, इसी तरह से बेटा ये निशान छोड़ जाते हैं, गढ़े बन जाते हैं उसके अंदर समटाइम्स, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पिटेड स्कार्स। ठीक है, लेजेंड्स, किसी भी तरह की स्वोलन अपीयरेंस जो है हमारी स्किन के ऊपर, दैट इज़ रेफर टू एज लेजन। ठीक है, सो स्मॉल पॉक्स की जो है यूजुअल सिम्टम्स क्या होंगी, वो कहता है कि स्किन के ऊपर जो है या तो पस्ट्यूल्स हैं, ठीक है, पिटेड स्कार्स हैं यानी छाले पड़ जाते हैं, या फिर लेजेंड्स हैं, तो ये आपके पास स्मॉल पॉक्स की सिम्टम्स होंगी। अब कहते हैं स्मॉल पॉक्स जो है बेसिकली इसकी कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो ये वायरल कॉज है इसका। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो है ये एक हमारे पास ख़ास किस्म के ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं जिनको हम पॉक्स वायरसेस बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली आपके पास क्लासिफिकेशन में ये DNA वायरसेस आते हैं। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बेस पे स्मॉल पॉक्स के वायरस को क्लासिफाई करना चाहेंगे तो ये क्या हैं आपके पास, पॉक्स वायरसेस जो हैं ये DNA वायरसेस हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ एनवेलप हम इनको क्लासिफाई करेंगे तो दीज आर एनवेलप्ड वायरसेस। ठीक है, अब बेटा आपने एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है और कंफ्यूज नहीं होना, इसने कहा है DNA एनवेलप्ड वायरसेस। इट डजेंट मीन कि DNA और एनवेलप जो है ये आपस में लिंक है, कि RNA वायरसेस जो हैं वो एनवेलप नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं। सो इट मीन्स कि यहाँ पे दो क्लासिफिकेशंस का जिक्र है कि पॉक्स वायरसेस जो हैं एक क्लासिफिकेशन के मुताबिक DNA वायरसेस में आते हैं, ठीक है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम क्लासिफिकेशन है। दूसरी क्लासिफिकेशन जो कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनवेलप है, ठीक है, उसके बेस पे ये एनवेलप्ड वायरसेस के अंदर आते हैं। अगर बेटा स्मॉल पॉक्स की हिस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो स्मॉल पॉक्स को हम जो है एक एंशियंट डिजीज़ कंसिडर करते हैं। ठीक है, नाउ एडेज अगर मैं उसकी बात करूँ तो उससे मिलती जुलती जो हमारे पास डिजीज़ एग्जिस्ट करती है ना, दैट इज़ बेटा चिकन पॉक्स। ठीक है, समटाइम्स हम उसको देख रहे होते हैं कि एंडेमिक हो रही होती है वो, ठीक है, कंटेजियस डिजीज़ की सेंस में हम उसको ले रहे होते हैं। ठीक है, अब बेटा एंडेमिक का वर्ड मैंने यूज़ किया, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा। इसकी हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास जो है ये चाइना के अंदर जो है, ठीक है, एपिडेमिक हो रही थी। ठीक है, इन अर्ली 20th सेंचुरी स्मॉल पॉक्स ये एक कॉमन डिजीज़ हुआ करती थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, अब बेटा हमारे पास ना डिजीज़ जो होती हैं ना उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, उनके हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ स्प्रेड की बेस पे ना, ठीक है, कि कितने हद तक जो है ये फैल सकती है। ठीक है, तो उसके लिए 3 कैटेगरीज होती हैं, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें ये टर्म्स। ठीक है, ये बार बार आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक में मोस्टली चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। एक वर्ड होता है बेटा एंडेमिक, ठीक है, एंडेमिक EN। एक होता है बेटा एपिडेमिक जो कि आपके पास टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, आपको सेकंड लाइन के अंदर नज़र आ रहा है, सेकंड लाइन में एपिडेमिक। और एक होता है बेटा पेंडेमिक। पेंडेमिक का वर्ड जो है हमने ईयर 2020s में बहुत ज़्यादा इसको सुना था जब हम कोविड की बात करते थे। ठीक है, कोविड-19 के हवाले से जब हम बात करते थे तो उसको हमने कहा था कि पेंडेमिक है। अब बेटा ये जो आपके पास 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं ना, या 3 तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये होता है डिज़ीज़ के जो डिग्री ऑफ हम कहते हैं कि स्प्रेड के ऊपर। ठीक है, अब बेटा किसी भी स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर यानी बहुत छोटे लेवल पे अगर कोई डिज़ीज़ कॉमन हो रही होती है, ठीक है, जब हम किसी स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं स्मॉल पॉपुलेशन की, ठीक है, मतलब कि विद इन द सिटी भी कोई स्पेसिफिक छोटा सा एरिया, ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई वायरल डिजीज़ वहाँ पर कॉमन हो रही है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एंडेमिक। इसी तरह से जब वो थोड़ा सा ग्रेटर डिग्री पे फैल जाती है, ठीक है, मतलब कि वो 1-2 कंट्रीज़ को कवर कर लेगी, यानी स्पेसिफिक एक रीजन की बात करेंगे हम कि बायोजियोग्राफी के अंदर जो है, सॉरी, जियोग्राफिकल स्पेसिफिक रीजन उसने कवर किया हुआ है, तो दैट इज़ रेफर टू एज एपिडेमिक। ठीक है, तो चाइना और इससे रिलेटेड एरियाज़ जो हैं ये हमारे पास काफ़ी सारा जियोग्राफिकल एरिया जो है ये कवर करते हैं, तो ऑब्वियसली इस डिज़ीज़ को हम स्टेटस देंगे कि क्या होती है, एपिडेमिक होती है। थर्ड जो आपके पास कैटेगरी होती है, सबसे लास्ट कैटेगरी बेटा, दैट इज़ पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है कोई ऐसी वायरल डिजीज़ जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड कर जाती है।
ठीक है। जिस तरह से आपके पास कोविड-19 की अगर हम बात करें तो बेटा कोरोना वायरस जो है हमारे पास वो ऐसा वायरस था जिसने ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी तरह के रीजन्स थे, ठीक है, सबको जो है वो उसने इक्वली अफेक्ट किया था। अब बेटा जब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि स्मॉल पॉक्स जो हैं ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, स्मॉल पॉक्स बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर छाले बन जाते हैं, ठीक है, सिंपली हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉक्स। अब पॉक्स प्रोनाउंस तो हमने स्मॉल पॉक्स को भी किया था लेकिन वो POX के साथ है, ठीक है। क्वेश्चन आपको आता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉक्स, POCKS पॉक्स, ठीक है। किसको कहते हैं, वो कहते हैं छाले हो जाते हैं स्किन के ऊपर। रेज द फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स, ठीक है, यानी ऐसी वेजिकल्स अपीयर हो जाती हैं जो कि क्या होता है आपके पास बेटा वो उसके अंदर जो है वो ख़ास किस्म का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, आर फॉर्म्ड इन द बॉडी विच बिकम पस्ट्यूल्स, जो कि बाद में जो है वो उसमें छाले बन जाते हैं। लेटर ऑन जब वो बेटा उसके अंदर से फ्लूइड निकल जाता है तो क्या हो जाते हैं, पिटेड स्कार्स बन जाते हैं, मतलब कि वो निशान छोड़ जाते हैं, और वो निशान जो है वो समटाइम्स गढ़ों की सूरत में जो है ये अपीयर होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बेटा पॉक्स। अब यूजुअली मैंने आपसे कहा था कि बेटा स्मॉल पॉक्स को तो हम कंसिडर करते हैं कि अब ये इरेडिकेट हो चुकी है फ्रॉम द वर्ल्ड, लेकिन उसकी जगह पे या उसके साथ मिलती जुलती जो डिजीज़ एग्जिस्ट कर रही है ना, दैट इज़ चिकन पॉक्स, ठीक है, जिससे आप लोग सारे वेल फेमिलियर हैं कि उसकी क्या सिम्टम्स होती हैं। एक तो बेटा वो फैल जाता है, ठीक है, वो पूरी स्किन के ऊपर जो है वो छाले बन जाते हैं। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो वायरस अपना पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है तो वो ख़त्म होना शुरू होते हैं, मतलब ड्राई होना शुरू होते हैं। जब ड्राई होते हैं तो बेटा स्किन के ऊपर जो है वो काफ़ी टाइम के लिए वो निशान छोड़ जाते हैं, ठीक है। और अगर उसको प्रॉपरली उसकी केयर ना हो तो फिर क्या होता है, फिर वो बेटा इसमें जो है वो गड्ढे से बनना शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास रिलेटेड सिम्टम्स के साथ हमारे पास एक डिजीज़ एग्जिस्ट करती थी इन पास्ट जिसको हमने नाम दिया स्मॉल पॉक्स। अब बेटा स्मॉल पॉक्स का जो है वो ट्रीटमेंट कैसे किया गया, या मैं आपको कह रही हूँ कि इरेडिकेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, अब ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अब बेटा उसके लिए ऑब्वियसली उस वायरस को कैसे ख़त्म किया गया था, कहते हैं 1950s में जो है ये इसके इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए से जो है इसका जो पोटेंशियल है या फिर इसका जो स्प्रेड है, ठीक है, उसको ओवरकम किया गया, ठीक है, या ख़त्म किया गया। लेकिन स्टिल हम कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है ये प्रेजेंट है। कौन से होते हैं बेटा, जो हमारे पास अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे वैक्सीनेशन का या इम्यूनाइजेशन का कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज़ जब आते हैं विद इन द पॉपुलेशन तो फिर जो है इस तरह की डिजीज़ जो हैं वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं तो उनके तो ऑब्वियसली कंट्रोल में होती हैं ना सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा अक्रेंस, ठीक है। 1980s में इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अब जो है जो हमारे पास हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो हमारे पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके लिए हम WHO का भी वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुताबिक जो है स्मॉल पॉक्स जो है ये अब इरेडिकेट हो चुकी है, ठीक है, ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि इसकी जो वैक्सीनेशन थी ना ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। नेक्स्ट इज़ बेटा हर्पीस सिम्प्लेक्स। हर्पीस सिम्प्लेक्स जो है ये आपके पास कौन सी डिज़ीज़ है, इसका कॉज क्या होता है, ठीक है। ये भी बेसिकली हमारे पास वो कहता है एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, हर्पीस वायरस बोलते हैं उसको, जैसे बेटा पॉक्स वायरस उसको हम बोल रहे थे, ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स के लिए था। तो बेसिकली दिस इज़ अनदर ग्रुप ऑफ वायरसेस जिसको हम हर्पीस वायरस कह रहे हैं, और बेसिकली हमारे पास ये DNA वायरस है, ठीक है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़। इसका मतलब है कि एक क्लासिफिकेशन तो उनकी सेम हो जाएगी, यानी जब हम DNA वायरसेस को कैटेगराइज कर रहे होंगे तो हम 3 तरह की अब जो कंडीशंस हैं, 3 तरह के जो वायरसेस हैं उनको हम सेम ग्रुप में रख सकते हैं। 2 तो अभी हमने पढ़ लिए, थर्ड आपने बेटा प्रीवियस लेक्चर देखा था बैक्टीरियोफेजेस, वो भी हमारे पास DNA वायरसेस थे, ठीक है। सो बेटा वो कहता है कि हर्पीस वायरस है, DNA वायरस है हमारे पास। अब इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, यानी हर्पीस सिम्प्लेक्स जो है ये कैसे कॉज करता है। इट इज़ नेचुरली अकरिंग डिजीज़ ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। अब वो कहते हैं इसका होस्ट जो होता है ना ये ह्यूमन होता है। अब ये मैं होस्ट की बात कर रही हूँ तो ये क्या स्पेसिफिक होता है, मतलब कि क्या वायरसेस जो हैं वो कॉमन होते हैं कि वो हर तरह की लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं, तो बेटा कुछ ऐसे होते हैं कुछ नहीं भी होते, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वायरस है ये बेसिकली होस्ट स्पेसिफिक वायरस है कि ये इंसान को अफेक्ट करेगा। इन दिस वेस्कुलर लेजन्स इन द एपिथेलियल लेयर्स ऑफ द एक्टोडर्मल टिश्यूज आर फॉर्म्ड, ठीक है। इसके अंदर बेटा रेडिश सी अपीयरेंस जो है वो स्किन के ऊपर आना शुरू हो जाती है, ठीक है, जो एक्टोडर्मल लेयर होती हैं यानी आउटर लेयर्स होती हैं
और यूजुअली आपके पास ये माउथ लिप्स का जो एरिया होता है ना, ठीक है, जो सेंसिटिव स्किन साइट्स होती हैं, तो उसके ऊपर जो है ये रेडिश सी अपीयरेंस आ जाती है, ठीक है, या फैल जाता है। इसकी डायग्राम जो है ये आपको भी दिखा दी जाएगी। नेक्स्ट इज बेटा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के साथ तो हम काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है फेमिलियर होते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस बेसिकली आपके पास फ्लू का वायरस होता है, ठीक है, और इन्फ्लुएंजा जो है ये फ्लू से है। एनवेलप्ड आरएनए वायरसेस हैं, ठीक है। अब आरएनए वायरसेस के अंदर भी हमें एक एग्जांपल मिल गई, इज वाइड स्प्रेड डिजीज इन मैन एंड अकर्स एपिडेमिक फॉर्म, ठीक है। मतलब कि ये भी ज़्यादा हो जाती है। अक्सर हम कहते हैं कि सीज़न चेंज हो रहा होता है तो किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा हो रही होती है, फैल रही होती है। तो ये बेसिकली आपके पास फ्लू का वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आरएनए वायरस है। नेक्स्ट इज बेटा पोलियो। पोलियोमिलाइटिस काज्ड बाय द पोलियो वायरस, ठीक है। पोलियो का वायरल आपके पास कॉज है, इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्टली इन चाइल्डहुड, ठीक है। मतलब इसका जो वायरस है वो अफेक्ट करता है आपको चाइल्डहुड की स्टेज पर। द एज एट विच द प्राइमरी इन्फेक्शन अकर वेरीज विद सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब कि फिर वही बात ये कर रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, क्या सिचुएशन उस वक्त चल रही है या जो किस तरह का एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप मौजूद हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो पोलियो वायरस है ये किस हद तक असरअंदाज हो सकता है। पोलियो वायरस जो हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस, ठीक है, एंड कंटेन आरएनए इन स्पेरिकल कैप्सिड, ठीक है। स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस हैं पोलियो वायरसेस। अब बेटा इसको आपने अंडरलाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये एक टर्म होगी एमसीक्यूज़ के हवाले से, ठीक है। अब बेटा पोलियो वायरसेस जो है ना ये ग्रुप कौन सा होता है इनका? आरएनए वायरसेस तो ये हैं, स्पेरिकल कैप्सिड होता है इनका, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि पोलियो वायरसेस की क्लासिफिकेशन जो है ये किस में आती है, किस में आते हैं आपके पास? ईदर दीज आर द पॉक्स वायरसेस, ठीक है, या फिर आपके पास ये किस उसमें क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ आपको मैंने आगे जाके बतानी है, ठीक है, जिसमें हम बैक्टीरिया के साइज़ के साथ उसको कंपेयर करेंगे जब हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नोन वायरसेस के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। तो ये किस ग्रुप में आते हैं मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने माइंड में रखनी है कि बेटा पोलियो का जो वायरस है ना, ठीक है, ये अफेक्ट किस चीज़ को करता है। अब आपको पता है कि पोलियो होता है ना जब किसी भी पर्सन को, तो क्या हो जाता है बेटा, वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, या हम कहते हैं कि वो मूव करने के काबिल नहीं रहता ना। तो उसका जो आपके पास हाइंड लिम्स होते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं कि उस पर्सन का जो पेल्विक गर्डल होता है, ठीक है, वो आपके पास बॉडी का वेट जो है वो उसको लिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखने में आपके पास वो इंडिविजुअल जो हैं वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, हेल्दी अपीयरेंस नज़र आ रही होती है उनकी, लेकिन समटाइम्स जो है हमें ग्रोथ के अंदर भी डेफिशिएंसी नज़र आती है। तो अब बेसिकली पोलियो वायरस जो है ये करता क्या है? पोलियो वायरस जो है आपके पास बेटा ये ऐसा वायरस है जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है, और वो जो नर्व्स आपके पास डाउनवर्ड मैसेज लेकर जा रही होती हैं ना आपके हाइंड लिम्स की तरफ और पेल्विक गर्डल की तरफ, उनको ये डैमेज कर देता है, अफेक्ट कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम है अगर उसके अंदर डैमेज हो जाता है किसी किस्म का तो उसका रिपेयर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पोलियो जो है जब ये हो जाता है तो उसके बाद जो है इसका क्योर पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई जो है ये इसकी वैक्सीनेशन के ऊपर जो है ख़ास फोकस किया जा रहा होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ बेटा मम्प्स एंड मीज़ल्स। मम्प्स के लिए यूजुअली हम वर्ड यूज़ करते हैं कनपेड़े, मीज़ल्स खसरा, ठीक है। अब ये जो आपके पास दोनों तरह की डिजीज़ हैं इनका कॉज क्या होता है, ठीक है, ऑब्वियसली वायरल काज है लेकिन बिलोंग्स टू पैरामिक्सोवायरसेस, ठीक है। अब ये एक और आपके पास वायरसेस का ग्रुप आ गया है पैरामिक्सोवायरसेस, ठीक है, उनसे ये बिलोंग करते हैं। दे आर लार्ज एनवेलप्ड आरएनए वायरसेस, एनवेलप वायरसेस हैं और आरएनए वायरसेस हैं, कह रहे लार्ज वायरसेस हैं, ठीक है। इट मीन्स कि पिछला जो मैंने आपको पोलियो के हवाले से मैं बात करी थी कि उसका ग्रुप कौन सा होगा, फिर आपसे मैंने बैक्टीरिया के साइज़ के हवाले से बात की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मे भी शायद यही वाले हमारे पास ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया के साइज़ के इक्वल होते हैं, बाकी शायद इनसे छोटे होते होंगे। तो इट मीन्स के अगर ये लार्ज वायरसेस का ग्रुप है तो यही होंगे जो बैक्टीरिया के साथ मिलते होंगे, वायरस वाला जो है दूसरा पोलियो वायरस इससे छोटे होते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। अब बेटा इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? मम्प्स जो है हमारे पास इज़ हाईली कंटेजियस वाइड स्प्रेड डिजीज़, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बेटा ये जानलेवा नहीं कंसिडर कर सकते हम इसको, ठीक है, सेल्डम फैटल, मतलब कि इसका क्योर पॉसिबल है। आफ्टर 60% ऑफ एडल्ट्स आर इम्यून टू इट, ज़्यादातर जो है वो बड़ों में नहीं हो रहे तो ये कॉमन नहीं होती। मीजल्स इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीज़ ऑफ द चाइल्डहुड एंड अडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इक्वली ससेप्टेबल,
यानी अगर हम मम्स की बात करें तो वो ज़्यादातर एडल्ट्स जो है ना, वो एडल्ट स्टेज पे हम इससे इम्यून हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। लेकिन दूसरी साइड पे जो मीज़ल्स है ना, वो कहता है कि ये इसके लिए दोनों, मतलब किसी भी एज के अंदर इंडिविजुअल मौजूद है तो उसके लिए इक्वली ससेप्टेबल है, ठीक है। और बेटा इसके लिए जो है हमारे पास डिफरेंट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि एक पर्सन जो है ये इम्यून हो चुका है या हो जाते हैं अब तक। तो इस हवाले से ये जो डिजीज़ है हमारे पास, ये अभी इतनी सिवेरिटी के साथ जो है ये ह्यूमंस में अपीयर नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, उसके अंदर जो है ये आपको बताया गया है कि सिम्टम्स आपको बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है कि स्मॉल पॉक्स जो है अगर उससे अफेक्ट होता है एक इंडिविजुअल तो उसमें क्या सिम्टम्स होंगी। हर्पीस सिम्प्लेक्स, जैसे मैंने आपको कहा कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, एक्टोडर्मल लेयर्स की हम बात करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जैसे लिप्स की बात करें तो उसके ऊपर जो है ये इस वायरस का अटैक होता है यूजुअली। मीज़ल्स, स्किन के ऊपर जो है वो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जो कि रेडिश सी अपीयरेंस आती है, ठीक है। मम्स जो है ये गले वाले रीजन में स्वेलिंग सी हो जाती है, ठीक है, जिसको हम कनपेड़े बोल रहे थे। नेक्स्ट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ वायरसेस, रेट्रोवायरसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, क्योंकि इसी वायरस की आगे डिजीज़ की काफ़ी सारी डिटेल हमने देखनी है, एज वेल एज एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के अंदर एक ग्रुप है रेट्रोवायरसेस। बेसिकली दीज आर आरएनए वायरसेस, ठीक है, इनको कहते हैं आरएन ट्यूमर वायरसेस एसोसिएटेड विद ट्यूमर प्रोडक्शन इन द नंबर ऑफ एनिमल्स स्पीशीज़, ठीक है, जैसे फाउल है, रोडेंट्स हैं, कैट्स हैं। अब ये क्या है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है इसका होस्ट है। इसका मतलब है कि रेट्रोवायरसेस को आप होस्ट स्पेसिफिक कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब इनका कोई एक होस्ट नहीं होता, ठीक है। अब रेट्रोवायरसेस भी ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ वायरसेस होगा, इसके अंदर भी कोई ऐसे वायरस निकलेंगे जो होस्ट स्पेसिफिक होंगे, जैसे बेटा वन ऑफ द मोस्ट फेमस HIV वायरस, ठीक है। HIV वायरस क्या होता है बेटा, स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स कॉज करता है। एड्स कॉजिंग वायरसेस जो हैं आपके पास उनको क्या कहते हैं, HIV बोलते हैं। और ये किस में आते हैं, ये रेट्रोवायरसेस में आते हैं, ठीक है। अब इट मीन्स कि एड्स तो सिर्फ ह्यूमंस को होता है ना, ठीक है। तो बेटा अब ये HIV वायरस जो है इसके अंदर ये होस्ट स्पेसिफिक है रेट्रोवायरसेस के अंदर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दीज आर द सिंगल स्टैंडर्ड RNA ट्यूमर वायरसेस, ठीक है, विच ऑल्सो इंक्लूड द ऑन्कोवायरसेस। ऑन्कोवायरसेस बेटा होते हैं कैंसर कॉजिंग वायरसेस, ठीक है। ऑन्कोलॉजी बायो की हमारे पास एक ब्रांच होती है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है, कि इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, स्प्रेड किस तरह से इसका होता है, या क्योर कैसे होता है, ठीक है। शेप कैसी होती है इनकी, दीज आर स्पेरिकल इन फॉर्म, ठीक है, 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। एनवेलप वायरसेस होते हैं, और जो इनका एनवेलप होता है ये होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। ये बात बेटा हम स्किप कर आए थे, उसको मैंने आपको कहा था, इसकी डिटेल हमने देख ली थी कि जीनोम जो है वो क्या होता है, कैप्सिड क्या होता है, लेकिन एनवेलप की बात हमने नहीं की थी आपसे। मैंने कहा था कि इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली ये क्या बात कर रहा है। कहना ये चाह रहा है कि इस चीज़ की तो हमें समझ आ गई कि DNA रेप्लिकेट कर जाता है किसी भी होस्ट के अंदर जाके, ठीक है, वो DNA होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी यानी राइबोसोम्स पे काबू करके कैप्सिड बना लेता है। तो बेटा जो एनवेलप वायरसेस होते हैं उनका एनवेलप किस जगह पे सेंसाइज होता है, तो कहते हैं ये होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। अब इसकी क्या कहानी है ये हमें लास्ट टॉपिक के अंदर जो है ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा टॉपिक चल रहा है रेट्रोवायरसेस। अब बेटा अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर इसका होस्ट रिसेप्टर होस्ट स्पेसिफिक है, जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि रेट्रोवायरसेस जो है हमारे पास ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि नॉन होस्ट स्पेसिफिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक हैं। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक किसी स्पेसिफिक स्पीशी के ऊपर वो अटैक करते हैं। बेटा स्पेसिफिक स्पीशी मतलब कि वायरस को कैसे पता चलता है कि ये एक ह्यूमन का सेल है या फिर ये अदर देन ह्यूमन सेल है। इवन के ह्यूमन के अंदर भी वो एक स्पेसिफिक सेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। जिस तरह से मैं आपसे बात करूँ ना कि स्किन का सेल है, ह्यूमन के स्किन के सेल पे ये असरअंदाज नहीं होते। ह्यूमन के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स भी फिर आगे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनके अंदर ख़ास किस्म के सेल्स हैं आगे, T लिम्फोसाइट सेल्स, हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल, उनको ये वायरस जो है ये अफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि ना सिर्फ विद इन इंडिविजुअल भी इनके अंदर स्पेसिफिसिटी है कि हर सेल को भी इफेक्ट नहीं करते, सेल स्पेसिफिक भी हैं इवन। अब वो कहता है कि क्या निशानी होती है, क्या सेल अपने ऊपर कोई इस तरह की आइडेंटिटी या इस तरह की कोई निशानी रखता है, ये इस तरह की कोई चीज़ होती है जिस बेस पे उस वायरस को पता चल जाता है कि ये कौन सा सेल है। तो कहता है बिल्कुल ऐसा होता है। उन सेल्स के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट मौजूद होती है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद होता है जिसको रिकॉग्नाइज करके वो वायरस जो है ये अंदर जाता है, ठीक है। अब बेटा ये रिसेप्टर साइट की डिटेल भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वो कहते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी ये है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
एंजाइम जो है ये कंटेन करते हैं अपने अंदर, ठीक है। मतलब दो चीज़ें हमने पढ़ी थी ना वायरसेस के स्ट्रक्चर के अंदर, तो कहते हैं अब देखें लाइजोजाइम भी आ रहा था एक एंजाइम पीछे, इसके साथ साथ अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक और एंजाइम आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये एंजाइम है अपने फंक्शन के हवाले से। आपको मैंने बताया कि जो रेट्रोवायरसेस हैं ना बेटा ये आरएनए वायरसेस हैं, ठीक है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम मौजूद होता है उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करने वाला। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है बेटा डीएनए से आरएनए का बनना। उसके लिए एंजाइम यूज़ होता है ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि क्या करता है डीएनए से आरएनए बनाता है न्यूक्लियस के अंदर। अब बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, यानी वो ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करेगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी? आरएनए से डीएनए का बनना, ठीक है। इस बात पे थोड़ा सा गौर करना है आपने कि ये आरएनए वायरसेस होते हैं लेकिन इनको डीएनए बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि होस्ट के सेल के अंदर जाना है ना, उसके न्यूक्लियस के अंदर जाना है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए मौजूद है, तो इसको भी अपना डीएनए वहाँ पर इंसर्ट करना होगा। तो ऑब्वियसली फिर आरएनए से डीएनए बनाना पड़ता है इनको, जो आरएनए वायरसेस होते हैं। तो इन्होंने अपने अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम कंटेन किया हुआ है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो मोड ऑफ एक्शन में ये स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट के ज़रिए से अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं बेटा, नॉट ओनली दिस डीएनए कैन इन्फेक्ट द होस्ट सेल्स, ठीक है, ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इन द होस्ट जीनोम एज द प्रोवायरस। वो जिस तरह प्रोफेज बना था हमारे पास, दैट कैन बी पास्ड ऑन द प्रोजेनी सेल्स, यानी डॉटर सेल्स के अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। अब कुछ आपके पास जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो एक नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब एक नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में मेजर डिफरेंस जो होता है वो आपने याद रखना है कि जो नॉर्मल सेल होता है ना बेटा वो एक नॉर्मल वे में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब कि 1 से 2 सेल्स बनते हैं और वो 2 सेल्स जो हैं वो आराम से सिस्टम में जाएंगे और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जो उसके मुकाबले में कैंसरस सेल होते हैं ना, ये कोई भी सेल जब कैंसरस होता है तो वो बेटा अनकंट्रोल डिवीजन करता है। मतलब बजाय इसकी 1 से 2 सेल बने, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से क्लस्टर्स ऑफ सेल बन जाएंगे और उनको अपना काम नहीं पता होगा। तो वो क्लस्टर जो है किसी एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? ट्यूमर का नाम देंगे, जो उसने स्टार्ट में वर्ड यूज़ किया कि इनको आप ट्यूमर वायरसेस कहते हैं। यानी ये जब किसी भी सेल के ऊपर अटैक करते हैं तो उस सेल के अंदर अनकंट्रोल डिवीजन काज करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल क्या हो जाता है बेटे? कैंसरस हो जाता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, जो कि आपके पास लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेट्रो वायरसेस का थोड़ा सा इंट्रो मज़ीद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह दूंगी, जब हम लाइफ साइकिल ऑफ HIV की बात कर रहे होंगे या फिर हम एड्स के हवाले से बात कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।